आज भले ही दुनिया के नक्शे पर सिंध पाकिस्तान का हिस्सा दिखता है, लेकिन सिंध हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। ये वही सिंध है जहां हजारों साल पहले मानव इतिहास की पहली महान सभ्यताओं में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन फली फूली थी। ये वो सिंध है जहां कभी हिंदू राजा शासन करते थे, जहां बुद्धिज्म का गहरा प्रभाव रहा और जहां बाद में अरब, फारसी, सूफी और लोकल संस्कृतियां सदियों तक साथ साथ रही। सही मायनों में यहाँ लोगों की पहचान उनके धर्म से पहले उनकी जमीन, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति से जुड़ी थी। लेकिन 1947 में यही सिंध मुस्लिम आबादी के आधार पर भारत से अलग होकर एक नए देश पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सिर्फ बॉर्डर्स नहीं बदले बल्कि लोगों की जिंदगी एक ही रात में पलट दी। रातों रात सिंधी हिंदूज को अचानक अपना घर, अपनी जमीन, अपनी दुकानें, अपने मंदिर सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। हजारों परिवार अचानक रातों रात रेफ्यूजीज बन गए। सिंध में दलित हिंदूज की हालत और भी खराब हो गई। जब उनके भारत आने की बात उठी तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने इंडियन हाई कमिश्नर से साफ शब्दों में कहा, अगर ये लोग चले गए तो कराची की सड़कों और लैट्रिन्स को कौन साफ करेगा। लेकिन हालात सिर्फ सिंधी हिंदूज के खराब नहीं थे, बल्कि जिन सिंधी मुस्लिम्स ने सोचा था कि पाकिस्तान बनने से उनका भविष्य बेहतर होगा, उन्हें भी जल्द ही सच्चाई का सामना करना पड़ा। इंडिया से सिंध में आकर बसे मुहाजिर मुस्लिम्स का दबदबा बढ़ने लगा और उनकी जमीन, नौकरियां और सत्ता सब पर उनका कंट्रोल होने लगा। सिंध पर धीरे धीरे ऐसे लोगों का राज हो गया जिनका सिंध की जमीन, संस्कृति और पहचान से कोई रिश्ता नहीं था। और फिर हालात ये हो गए कि वो सिंध जो पार्टीशन के समय भारत का पहला ऐसा प्रोविंस था जिसने अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला लिया था, वही सिंध 91% मुस्लिम आबादी वाला प्रोविंस होने के बावजूद पाकिस्तान से आजादी की मांग करने लगा। आइए आज समझते हैं सिंध का पूरा इतिहास, कैसे उसकी जड़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है, उस पर कौन कौन से हिंदू और बौद्ध राजाओं ने राज किया, वहां पर मुस्लिम रूल की शुरुआत कैसे हुई, आखिर सिंध पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना और सिंधियों के लिए एक अलग देश, सिंधु देश के सपने की हकीकत क्या है। सिंध शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से आया है, जो यहाँ बहने वाली सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के नाम पर है। 1947 के पार्टीशन के बाद से सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके वेस्ट में बलोचिस्तान, नॉर्थ में पाकिस्तान का पंजाब, ईस्ट में इंडिया के गुजरात एंड राजस्थान और साउथ में अरेबियन सी है। सिंध आबादी के मामले में पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा और एरिया के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा प्रोविंस है। लेकिन 1947 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंध की असली कहानी समझने के लिए हमें मॉडर्न बॉर्डर से बाहर निकलकर हजारों साल पीछे उस समय में चलना होगा जब सिंधु नदी के किनारे ह्यूमन हिस्ट्री की पहली महान सभ्यताओं में से एक आकार ले रही थी। आज से करीब 5000 साल पहले सिंधु नदी की वजह से इस इलाके में इंडस वैली सिविलाइजेशन फली फूली थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इंडस सिविलाइजेशन के लोगों का ट्रेड और कल्चर काफी प्रॉस्परस था और इसी युग की कई परंपराएं आगे चलकर सिंधी आइडेंटिटी की नींव बनी। यहाँ की प्रॉस्पेरिटी को देखकर यहाँ पर्शिया के राजा साइरस और फिर मैसेडोनियन किंग अलेक्जेंडर का भी आक्रमण हुआ। आगे चलकर इस इलाके को मौर्यन डायनेस्टी ने अपने कब्जे में ले लिया। चूंकि मौर्यन किंग अशोका ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और इसका जमकर प्रचार भी किया था, इसलिए सिंध के भी काफी लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इस तरह उस समय तक सिंध में हिंदू और बौद्ध के रूप में दो रिलीजन्स के लोग रहते थे। इसके बाद यहाँ कुषाण किंग का शासन रहा। कुषाण राजा कनिष्क ने सिंध को चाइना के सिल्क रूट से जोड़ा, जिससे सिंध ने खूब प्रोग्रेस की। इसके बाद यहाँ की सत्ता पर राय डायनेस्टी काबिज हुई, जो 7वीं सेंचुरी तक यहाँ शासन करती रही। इस वंश के आखिरी राजा राय सहाय सेकंड थे। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए राय सहाय सेकंड की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी रानी सुहंदी ने दरबार के ही एक ब्राह्मण अधिकारी चच से शादी कर ली। कहा जाता है कि चच बेहद अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट थे और रानी सुहंदी से शादी के बाद वो सिंध के राजा बन गए। चच से रानी सुहंदी को दाहिर नाम का एक पुत्र हुआ, जो आगे चलकर सिंध के एक महान रूलर साबित हुए। हालांकि राजा चच के बाद 9 सालों के लिए उनके भाई चंद्रसेन सिंध के राजा बने थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसी को अपना राज धर्म डिक्लेयर कर दिया था। इससे चंद्रसेन के समय में बौद्धों को काफी हायर रैंक मिला। लेकिन जैसे ही दाहिर सिंध के राजा बने, उन्होंने हिंदू धर्म को अपना राज धर्म घोषित कर दिया, जिससे बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस काफी कम हो गया। ऐसे में राजा दाहिर से बुद्धिस्ट काफी गुस्सा हुए और उनसे बदला लेने के लिए अच्छे मौके का इंतजार करने लगे। आगे चलकर यही दुश्मनी सिंध
सिंध को ऐसे लोगों के हवाले करने वाली थी जो धीरे धीरे वहां के हिंदू और बौद्ध दोनों के अस्तित्व को खत्म करने वाले थे। राजा दाहिर के रूल में सिंध खूब फला फूला और उनका एम्पायर मकरान से लेकर गुजरात तक और मालवा एंड मुल्तान से लेकर सदर्न पंजाब तक फैल गया। उनके शासनकाल में सिंध में जमीन और समुद्र दोनों मार्गों से ट्रेड होता था, इसलिए राजा दाहिर का राज्य सिंध काफी प्रॉस्पेरस था। सिंध की ही प्रॉस्पेरिटी अरब इन्वेडर्स को बार बार अपनी ओर खींच रही थी। जिस समय राजा दाहिर सिंध में रूल कर रहे थे उससे करीब 50 साल पहले साल 610 एडी में सऊदी अरेबिया में एक नए धर्म इस्लाम का राइज हो रहा था। इस्लाम काफी तेजी से पॉपुलर हुआ और अरब देशों में फैल गया। जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी इस्लामिक रूलर पावरफुल होते गए। राजा दाहिर के एम्पायर के समय तक इस्लाम की फर्स्ट डायनेस्टी उमैयद का शासन था, जिसके शासक खुद को खलीफा कहते थे। 6th उमैयद खलीफा अल वलीद I ने अपने रूल में बेहद क्रूर अल हज्जाज इब्न यूसुफ को इराक का गवर्नर बना रखा था। साल 707 एडी में खलीफा अल वलीद I का बेशकीमती जूल आदमी, औरत और बच्चों से भरा एक मर्चेंट शिप्स श्रीलंका से इराक की ओर आ रहा था, लेकिन समुद्री डाकुओं ने उसे सिंध के डेबाल पोर्ट के पास लूट लिया और उस पर सवार सभी पैसेंजर्स को बंदी बना लिया। इस घटना से अल हज्जाज भड़क उठा। चूंकि डेबाल पोर्ट राजा दाहिर के एम्पायर का हिस्सा था, इसलिए उसने राजा दाहिर के पास खत लिखकर अपने मर्चेंट शिप्स को लौटाने को कहा, लेकिन राजा दाहिर ऐसा नहीं कर सके क्योंकि ये काम समुद्री लुटेरों का था। राजा दाहिर के इस रिस्पॉन्स से अल हज्जाज गुस्से से भर उठा और सिंध के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी। इसके बाद अरबों ने सिंध पर कुल 15 आक्रमण किए, जिनमें 14 बार राजा दाहिर ने उनके छक्के छुड़ा दिए, लेकिन 15वें आक्रमण में नतीजा बदल गया। 14 बार की हार से परेशान अल हज्जाज ने 15वें आक्रमण के लिए खुद अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को एक विशाल सेना के साथ सिंध भेजा। साल 712 एडी में सिंधु रिवर के किनारे अरब सेना और सिंध की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिंध की सेना ने मोहम्मद बिन कासिम को 3 बार मात दी और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में सालों से राजा दाहिर से बदले के लिए तरस रहे बौद्ध मोक्षवासव और ज्ञान बुद्ध ने मोहम्मद बिन कासिम से हाथ मिला लिया। उनसे सिंध के किले का पूरा भेद जानकर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हरा दिया। मोहम्मद बिन कासिम इतना क्रूर था कि उसने राजा दाहिर के कटे हुए सिर के साथ उनकी 2 बेटियां सूर्या देवी और प्रेमला देवी को अरब खलीफा के पास तोहफे के रूप में भेज दिया। इसके बाद से ही सिंध में मुसलमानों का शासन शुरू हो गया। यही वजह है कि आज पाकिस्तान मोहम्मद बिन कासिम को एक हीरो और यहाँ तक कि फर्स्ट पाकिस्तानी मानता है। हालांकि सिंधी लोग चाहे हिंदू हो या मुसलमान कासिम को एक क्रूअल इन्वेडर मानते हैं और राजा दाहिर को अपनी धरती की रक्षा करने वाले राजा की तरह देखते हैं। 11वीं सेंचुरी में जब मिर्ग शाह सिंध का राजा बना तो जबरन हिंदुओं का इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाया जाने लगा। मिर्ग शाह ने एक दिन आदेश दिया कि सभी हिंदूज इस्लाम स्वीकार कर ले, वरना वो उन्हें मार देगा। इस धमकी से पूरे सिंध में डर फैल गया। जान बचाने के लिए सिंध के हिंदू बड़ी संख्या में सिंधु नदी के किनारे इकट्ठा हुए और ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। अगले 40 दिनों तक उन्होंने कठोर व्रत रखा, धार्मिक भजन किए और इस दौरान ना तो उन्होंने बाल कटवाए ना ही कपड़े बदले। इसी ऐतिहासिक आस्था की याद में सिंधी समुदाय आज भी उस 40 दिन की तपस्या को चालीहो के नाम से मानता है। कहा जाता है कि 40वें दिन उन्हें एक डिवाइन वॉइस सुनाई दी, जिसने कहा, मैं स्वयं एक मॉर्टल रूप में धरती पर आऊंगा और तुम्हें मिर्ग शाह के अत्याचार से बचाऊंगा। इसके बाद सिंध की धरती पर एक हिंदू दंपति के घर भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ। झूलेलाल ने बड़े होकर मिर्ग शाह को समझाया कि सभी धर्म एक है और उसे हिंदूस पर अत्याचार बंद कर देना चाहिए, लेकिन मिर्ग शाह नहीं माना और उल्टा सैनिकों से झूलेलाल को कैद करने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि उसके ऐसा कहते ही उसे सूचना मिली कि मिर्ग शाह के राजमहल के चारों ओर आग लग गई है और वहां अचानक बाढ़ आ गई है, जिसमें उसका राजमहल पानी में डूब रहा है। ऐसे में डर के मारे मिर्ग शाह भगवान झूलेलाल की शरण में आया और उसने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का वचन दिया। इसके बाद सिंध में हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच यूनिटी स्टैब्लिश हो गई और तब से लेकर आज तक इंडिया और पाकिस्तान के सभी सिंधी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, झूलेलाल को अपना भगवान मानते हैं। इसके बाद यहाँ सूफिज्म का दौर आया और सालों तक यहाँ शांति बनी रही। आगे चलकर अकबर ने सिंध को अपने कब्जे में ले लिया और फिर सिंध औरंगजेब तक मुगल एम्पायर का हिस्सा बना रहा।
लेकिन औरंगजेब के बाद जब मुगल्स कमजोर हुए तो सिंध पर पड़ोसी बलोच सरदारों ने कब्जा जमा लिया। ये वही दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना राज लगातार बढ़ा रही थी और इसी कड़ी में सिंध पर भी अंग्रेजों की नजर गई। साल 1758 में अंग्रेजों ने सिंध की राजधानी थट्टा में अपनी एक कंपनी भी खोली, लेकिन इससे अंग्रेजों को यहाँ कोई खास सफलता नहीं मिल सकी और जल्द ही उन्हें इसको बंद करना पड़ा। उन दिनों ब्रिटिशर्स से नेवल कॉन्फ्लिक्ट में मात खाने के बाद नेपोलियन लैंड रूट से इंडिया को इन्वेड करने की प्लानिंग कर रहा था। ब्रिटिशर्स को डर था कि कहीं भारत जैसा खजानों से भरा देश उनके हाथ से निकल ना जाए, इसलिए गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को तेहरान, काबुल, लाहौर और सिंध भेजकर फ्रेंडली ट्रीटीज के जरिए फ्रेंच चैलेंज को काउंटर करने का प्रयास किया। ऐसे में साल 1809 में सिंध और अंग्रेजों के बीच भी ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप साइन हुई और सिंध ने अपने एरिया में फ्रेंच को सेटल ना होने देने का वादा किया। इसके साथ ही एक अंग्रेज रिप्रेजेंटेटिव को हमेशा के लिए सिंध के हैदराबाद में रहने की परमिशन भी दे दी गई। इस तरह अंग्रेजों ने सिंध में एंट्री की और बहुत से हथकंडों के चलते कुछ ही सालों में ब्रिटिशर्स ने सिंध में अपनी सेना को इतना मजबूत कर लिया कि 1843 में बैटल ऑफ मियानी में बलोच सरदारों को हराकर सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया ताकि सिंधी एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान अंग्रेजों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इससे सिंध का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा बदल गया और वहां नए अंग्रेजी कानून लागू किए गए। हैरान करने वाली बात यह रही कि सिंधी सोसाइटी ने बड़ी तेजी से खुद को ब्रिटिश तौर तरीकों में ढालना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में सिंधीज ने इंग्लिश पढ़ना लिखना भी सीख लिया। अंग्रेज सिंधीज के बिजनेस करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए, इसलिए कई सिंधीज को हायर एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल पोस्ट भी दिए। अंग्रेजों ने अपने ट्रेड रूट्स को और कन्वीनियंट बनाने के लिए सिंध में बड़े पैमाने पर नहरें, रेल मार्ग और नए पोर्ट्स बनवाए। इंडस रिवर पर बना सुकुर बैरेज भी इनमें से एक था, जिसने सिंध के एग्रीकल्चर को नई दिशा दी, जिससे सिंध काफी डेवलप हुआ। इन सब के बीच सिंध में समय समय पर कई सिंधी इंटेलेक्चुअल्स और नेता उभरते रहे, जो अंग्रेजों से लगातार सिंध को एक अलग प्रोविंस बनाने की मांग करते रहे। उन दिनों आज का गुजरात भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। ऐसे में सिंध में रहने वाले लोगों का कहना था कि मराठी और गुजरातीज के दबदबे के चलते उनके हकों और परंपराओं को दरकिनार किया जा रहा है। बात इतनी आगे बढ़ी कि साल 1913 में एक लोकल सिंधी हिंदू लीडर हरचंद्राई विशनदास ने सिंध को एक अलग प्रोविंस बनाने का प्रस्ताव रखा। आगे चलकर उनकी इस मांग को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भुनाना शुरू कर दिया और साल 1925 में एक रेजोल्यूशन पास करके सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सेपरेट करने की मांग रख दी। 3 साल बाद 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू कमेटी फॉर्म की, जिसने कहा कि सिंध को अलग प्रोविंस बनाया जाना चाहिए, लेकिन तभी जब ये साबित हो कि वो फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट है। हालांकि हिंदू महासभा ने इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा होने से सिंध में हिंदूज माइनॉरिटी बन जाएंगे। अगले साल मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के हितों की रक्षा के नाम पर अंग्रेजों के सामने 14 पॉइंट्स डिमांड रखी, जिसमें मुस्लिमों के लिए कई मांगों के अलावा सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने की डिमांड भी शामिल थी। असल में मुस्लिम लीग की नजर धर्म के नाम पर इंडिया से अलग देश पाकिस्तान बनाकर उसमें सिंध को भी शामिल करवाने पर टिकी हुई थी। इसके पीछे का एक बड़ा कारण यह भी था कि 1930 तक सिंध में मुस्लिम मेजॉरिटी हो चुके थे और वो सिंध की आबादी का लगभग 75% हिस्सा थे। हालांकि सिंध भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में कम सेक्टेरियन था, लेकिन प्रांत के मुस्लिम एलीट और उभरते हुए मुस्लिम मिडिल क्लास ने अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी के लिए सिंध के हिंदूज को सिंध के बजाय बॉम्बे से जोड़ा। मुस्लिमों ने सिंधी हिंदूज को इस रूप में प्रचारित किया कि उन्हें सिंध की तुलना में बॉम्बे के हितों की चिंता है, क्योंकि उस समय तक अधिकांश सिंधी हिंदूज सिंध को बॉम्बे से अलग करने का विरोध कर रहे थे। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जैसे ही सिंध बॉम्बे से अलग होगा, बंगाल और पंजाब की तरह यहाँ भी हिंसा भड़क उठेगी और मेजॉरिटी होने के कारण मुस्लिम उन पर भारी पड़ेंगे। इस समय तक सिंध की पॉलिटिक्स में मुस्लिमों का दबदबा इस कदर बढ़ चुका था कि साल 1930 में हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिंध का रिप्रेजेंटेशन केवल 2 मुस्लिम लीडर्स शाहनवाज भुट्टो और गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह ने किया। सिंध की सेपरेशन पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई, उसके सभी मेंबर्स भी मुस्लिम ही थे। साल 1932 आते आते सिंध को बॉम्बे से अलग करने का यह आंदोलन इतना बढ़ गया कि सिंध के लोकल मुस्लिम लीडर्स ने 10 सितंबर को सेपरेशन डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया। साल 1935 में सिंध में ऑटोनॉमी की उठ रही
रही लगातार मांग के आगे ब्रिटिशर्स आखिरकार झुक गए और अक्टूबर 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सिंध को बॉम्बे से अलग एक प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया, जो 1 अप्रैल 1936 से लागू होना था। लैंसलॉर्ड ग्राहम को सिंध का पहला गवर्नर अपॉइंट किया गया और उनकी एडवाइजरी कमेटी में लोकल लीडर्स शाहनवाज भुट्टो, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह और दीवान हीरानंद को जगह दी गई। इस तरह से सिंधी लोगों को अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिली और लोकल लीडर्स को एडमिनिस्ट्रेशन में सीधी भागीदारी का मौका मिला। अलग प्रोविंस बनते ही सिंध की पॉलिटिक्स ने करवट लेना शुरू कर दिया। जहां शहरों की हिंदू बिजनेस कम्युनिटी पर कांग्रेस का गहरा प्रभाव था, तो वहीं दूसरी ओर रूरल एरियाज में जहां की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस थी, वहां मुस्लिम लीग की पकड़ थी। मोहम्मद अली जिन्ना, जो खुद सिंध से जुड़े थे, उनके सिंधी बैकग्राउंड ने यहां मुस्लिम लीग की पकड़ मजबूत करने में काफी मदद की। धीरे धीरे उन्होंने अपनी 2 नेशन थ्योरी को सिंध के माहौल में भी घोलना शुरू कर दिया। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में अपना एनुअल सेशन आयोजित किया। इसी सेशन के दौरान एक रेजोल्यूशन पेश किया गया, जिसे बाद में लाहौर रेजोल्यूशन कहा गया। इस प्रस्ताव में पहली बार फॉर्मली ये मांग रखी गई कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों को मिलाकर इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए। इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 घंटे का एक लंबा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए 2 नेशन थ्योरी को सही ठहराते हुए कहा कि हिंदूज और मुस्लिम सिर्फ 2 धर्म नहीं, बल्कि 2 अलग पॉलिटिकल और सोशल नेशंस है, जिन्हें एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। सिंधी मुस्लिम आबादी को भी ये डर था कि इंडिया के साथ जाने से उनकी पॉलिटिकल पावर काफी लिमिटेड हो जाएगी और उनके साथ अन्याय होगा। ऐसे में उन्होंने तय किया कि क्यों ना मुस्लिम लीग की हेल्प करके मुस्लिम मेजोरिटी देश पाकिस्तान में शामिल हो जाए। उसका असर ये हुआ कि लाहौर रेजोल्यूशन के 3 साल बाद मार्च 1943 में सिंध की विधानसभा ने पाकिस्तान की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इस तरह सिंध असेंबली ब्रिटिश इंडिया की पहली लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, जिसने पाकिस्तान के पक्ष में रेजोल्यूशन पास किया था। 1946 में हुए इंडियन प्रोविजनल इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड 492 सीट्स में से 429 सीट्स पर जीत हासिल की। इसमें सिंध की 34 मुस्लिम रिजर्व्ड सीट्स में से 28 सीट पर मिली जीत भी शामिल थी। ये नतीजा साफ तौर पर दिखाता था कि मुस्लिम इलेक्टोरेट में मुस्लिम लीग का दबदबा पूरी तरह स्टैब्लिश हो चुका था और इससे उनकी अलग देश की मांग और मजबूत हो गई। इसके चलते देश में जगह जगह खूनी दंगे भी भड़क उठे। ऐसे माहौल में लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 3 प्लान पेश किया, जिसके हिसाब से इंडिया को डिवाइड करके मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन पाकिस्तान बनाना था। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। इस प्लान को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए इंप्लीमेंट किया गया, जिसके तहत पंजाब और बंगाल को हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन के बेस पर 2 हिस्सों में बांटा गया, क्योंकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम की आबादी लगभग बराबर थी। इस तरह जहाँ ईस्ट पंजाब और वेस्ट बंगाल इंडिया में रहे, तो वही वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। लेकिन सिंध की कहानी थोड़ी अलग थी। सिंध में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से लगभग 3 गुना ज्यादा थी। ऐसे में सिंध को इंडिया और पाकिस्तान के बीच बांटने जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए सिंध किसके साथ जाएगा, इसका फैसला सिंध असेंबली पर छोड़ दिया गया। 26 जून 1947 को सिंध असेंबली में घंटों बहस हुई। मुस्लिम लीग के नेताओं ने दलील दी कि सिंध का सोसाइटल स्ट्रक्चर और उसकी सूफी इस्लामिक ट्रेडिशन उसे पाकिस्तान की ओर खींचती है। कांग्रेस और हिंदू नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन नंबर्स उनके पक्ष में नहीं थे। सिंध असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स में से 33 ने पाकिस्तान के साथ जाना चुना, जबकि 20 ने इसके खिलाफ वोट किया। बहुमत पाकिस्तान के पक्ष में था और इस तरह सिंध वो पहला प्रोविंस बना जिसने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। कांग्रेस ने भी सिंध के पाकिस्तान में जाने का विरोध नहीं किया। दरअसल 1946 के इलेक्शंस के बाद ये लगभग कंफर्म हो चुका था कि सिंध असेंबली का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। कांग्रेस अगर जोर लगाकर सिंध को इंडिया में शामिल करने की कोशिश करती, तो इसका मतलब होता एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस को उसकी असेंबली की इच्छा के खिलाफ रोकना, जो उस समय कांग्रेस की डिक्लेयर्ड पॉलिसी और एथिकल पोजीशन दोनों के खिलाफ जाता। यही कारण था कि कांग्रेस ने सिंध के मामले में कोई अग्रेसिव पुश नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस की इस अप्रोच को जर्नलिस्ट और हिस्टोरियन KR मलकानी ने सिंध को भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया जैसा बताया था। जैसे ही इंडिया से पाकिस्तान को अलग करने की बात ऑफिशियल हुई, बंगाल और पंजाब में ब्रूटल वायलेंस भड़क उठे और दोनों ही तरफ हजारों लोग मारे गए। पाकिस्तान के हिस्से में गए इलाकों से हिंदूज भागकर इंडिया में शरण लेने लगे, जबकि इंडिया के हिस्से आए इलाकों से मुस्लिम्स पाकिस्तान की ओर भागने लगे। हालांकि सिंध में इस तरह के कम्युनल राइट्स नहीं भड़के, लेकिन वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल
बंगाल के मुस्लिम्स ने वहां के हिंदूज पर जो कहर बरपाया था, उसके डर से सिंधी हिंदूज ने भी सिंध छोड़कर इंडिया की ओर भागना शुरू कर दिया। सिंधी हिंदू कराची पोर्ट पर इकट्ठा होते और जहाजों में सवार होकर भारत पहुंचते। इनमें से कई जहाज गुजरात के तटों पर रुके तो कई मुंबई पहुंचे। इस तरह पाकिस्तान से भारत आए सिंधी हिंदूज की एक बड़ी संख्या आज भी गुजरात और मुंबई में सबसे ज्यादा है। पार्टीशन के उस समय में सिंधी हिंदुओं के दिलों में खौफ इस कदर था कि सिंध की 14 लाख की हिंदू आबादी में से लगभग 12 लाख सिंधी हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए। इस तरह जो लोग अपनी धरती सिंध में पूरी शानो शौकत से रहते थे और जिनके इलाके में धाक थी, उन्हें एक ही पल में अपना सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ गया था। सिंगल कम्युनिटी की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने सायन, बोरीवली और कल्याण में कई रेफ्यूजी कैंप्स बनाए। बॉम्बे में कल्याण और अंबरनाथ के बीच की जमीन पर ब्रिटिशर्स ने जो 5 मिलिट्री कैंप स्टैब्लिश किए थे, वो आजादी के बाद खाली पड़े थे। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने इस इलाके में सिंधियों को बसाने का फैसला किया और 8 अगस्त 1949 को इंडिया के गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी ने यहाँ नए शहर की आधारशिला रखी। चूंकि ये इलाका उल्लास नदी के किनारे था, इसलिए इस शहर का नाम उल्लासनगर रखा गया। इस तरह उल्लासनगर के रूप में उन्हें एक ऐसा ठिकाना मिल गया जहां वो अपनी संस्कृति और जबान को बचाए रख सकते थे। कुछ ही समय में सिंधी हिंदुओं ने अपनी बिजनेस स्किल्स के दम पर उल्लासनगर को एक वेल डेवलप्ड सिटी और इंडस्ट्रियल सेंटर में बदल दिया। आगे चलकर हजारों सिंधी राजस्थान और दिल्ली में भी बसे। सिंधी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को भी अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही जय हिंद कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशंस खोल लिए। समय के साथ सिंधी सरकारी नौकरियों में भी पहुंच बनाने लगे और भारतीय समाज का एक अहम हिस्सा बन गए, क्योंकि भारतीय लोगों और भारत सरकार ने सिंधीज का बाहे खोलकर स्वागत किया था। साल 1967 में इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके सिंधी को इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक बना दिया। पाकिस्तान से भारत आए सिंधी हिंदूज तो भारत में अपने अधिकारों के साथ रहने लगे, लेकिन पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में बचे सिंधी मुस्लिम्स और सिंधी हिंदूज का हाल बुरा हो गया। सिंध में ज्यादातर लोअर कास्ट और गरीब सिंधी हिंदूज ही रह गए थे, जो सफाई, सैनिटेशन, मैनुअल लेबर जैसे काम करते थे। वो चाहकर भी भारत नहीं आ सके, क्योंकि पाकिस्तान सरकार जानबूझकर उनको रोक रही थी। कराची जैसे बड़े शहरों की सैनिटेशन सिस्टम पूरी तरह इन्हीं दलित कम्युनिटीज पर निर्भर थी, इसलिए पाकिस्तान ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू कर उन्हें देश छोड़ने से रोक दिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने साफ शब्दों में इंडियन हाई कमिश्नर से कहा था, अगर ये लोग चले गए तो कराची की सड़कों और टॉयलेटों को कौन साफ करेगा। जिस तरह हिंदू सिंध से भागकर इंडिया आए थे, वैसे ही काफी संख्या में मुस्लिम्स ने भारत को छोड़कर सिंध का रुख किया था, जिन्हें पाकिस्तान में मुहाजिर कहा गया। इंडिया से भागकर आए इन मुहाजिरों को सिंध के उन इलाकों में बसाया गया जहां पहले समृद्ध हिंदूज रहते थे। उन्होंने अपने दम पर कुछ बनाने की बजाय सिंध के कराची, हैदराबाद और अन्य शहरों में खाली पड़े घरों और दुकानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने वहां रह रहे सिंधी हिंदूज को भी लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने सिंधी हिंदुओं को उनका घर और दुकान छोड़ने की धमकियां भी दी और कईयों की प्रॉपर्टीज को हड़प लिया। यहाँ तक कि सिंध में नए नए आकर बसे इन मुस्लिम मुहाजिर से सिंधी मुस्लिम्स भी ठीक से घुल मिल नहीं पाए। इसके पीछे वजह ये थी कि ये मुस्लिम मुहाजिर्स उर्दू बोलते थे और इनका कल्चर, खान पान और सोशल हैबिट्स भी सिंधी मुस्लिम से अलग थी। मुहाजिर्स खुद को ज्यादा एजुकेटेड और पॉलिटिकली कॉन्शियस मानते थे, जबकि सिंधी मुस्लिम्स ज्यादातर सूफी ट्रेडिशन से जुड़े थे। इसके अलावा सिंध की सत्ता, ब्यूरोक्रेसी, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और बड़े शहरों पर मुहाजिर्स का तेजी से कब्जा हो गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान खुद एक मुहाजिर थे, इसलिए उन्होंने अपने पद का फायदा उठाते हुए सिंध में मुहाजिर्स के लिए सरकारी नौकरियों में 2% सीट्स रिजर्व करा दी, जबकि सिंध में उनकी आबादी केवल 1.3% थी। पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू कर दी गई, जिस वजह से सरकारी नौकरी में जाने के लिए उर्दू सीखना जरूरी था। इसलिए भाषा की वजह से सिंधीज को नौकरियां मिलने में परेशानी होने लगी। इससे लोकल सिंधी मुस्लिम्स खुद को साइडलाइन महसूस करने लगे और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी कल्चरल और पॉलिटिकल डिवाइड बन गई। कहते हैं किसी भी कम्युनिटी को अगर खत्म करना हो तो सबसे आसान तरीका होता है उसके कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज को मिटा देना। पाकिस्तान का हिस्सा बनने के बाद सिंध में कुछ ऐसा ही खेल खेला गया था। पाकिस्तान ने सोचा कि अगर वो सिंध पर जबरदस्ती उर्दू थोप देगा और उनके कल्चर एंड ट्रेडिशन को साइडलाइन कर देगा तो उनकी हजारों साल पुरानी आइडेंटिटी खुद ब खुद मिट जाएगी। लेकिन पाकिस्तान एक बात समझ नहीं पाया कि सिंध चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था, बल्कि इसके खिलाफ पाकिस्तान में रह रहे सिंधियों ने अपने
उन्होंने लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। सिंधी हिंदू और सिंधी मुस्लिम दोनों एक साथ आ गए, जिससे इस आंदोलन को रफ्तार मिली और वो सिंधी लोगों के लिए सिंधु देश की मांग करने लगे। साल 1967 में सिंधी नेशनलिस्ट लीडर्स गुलाम मुर्तजा सईद और पीर अली मोहम्मद राशिदी ने इस मूवमेंट को एक नई दिशा दी। गुलाम मुर्तजा सईद ने अ नेशन इन चेंज सिंधु देश नाम की एक बुक लिखी और उसमें सिंधु देश का ब्लूप्रिंट प्रेजेंट किया। उनका तर्क था कि सिंध कोई सामान्य प्रोविंस नहीं, बल्कि अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर, 5000 ईयर ओल्ड हिस्ट्री एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन का घर होने के कारण इमेंस प्राइड रखता है। सैयद का कहना था कि पार्टीशन के बाद सिंध को पाकिस्तान में एक कॉलोनाइज्ड रीजन की तरह ट्रीट किया गया, उसकी भाषा को दबाया गया, रिसोर्सेज को सेंटर ने कंट्रोल किया और सिंधी लोगों को अपनी ही जमीन पर पॉलिटिकल पावर से बाहर कर दिया गया। इसी वजह से उनका दावा था कि सिंध की आइडेंटिटी और डिग्निटी को बचाने का एकमात्र रास्ता सेपरेट होमलैंड यानी सिंधु देश है। इसी बीच भाषा के आधार पर ईस्ट बंगाल में शुरू हुई आग 1971 में पाकिस्तान से एक अलग देश बांग्लादेश बनकर खत्म हुई। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने से सिंधु देश बनाने की मांग और तेज हो गई। ईस्ट बंगाल के संघर्ष से प्रेरणा लेकर गुलाम मुर्तजा सईद ने सिंध तहरीक नाम का संगठन बनाया। गुलाम मुर्तजा सईद के अलावा सिंधु देश बनाने की मांग करने वालों में इब्राहिम जोयो और शेख अयास का नाम भी शामिल है, जिन्हें सूफी सेंट्स ऑफ सिंधी नेशनलिज्म कहा जाता है। जनरल जिया उल हक के शासन में सिंध में गुरिल्ला यूनिट्स उभरने लगी और वो यूनिट्स इस्लामाबाद की पंजाबी डोमिनेटेड फेडरल ट्रूप्स के खिलाफ लड़ने लगी, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें हर बार बुरी तरह से कुचल दिया। लेट 1980s में गुलाम मुर्तजा सईद सिंध नेशनल अलायंस के नेता बने और उन्होंने अनेक आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स को एक मंच पर लाने की कोशिश की, लेकिन 1988, 1990 और 1993 के इलेक्शंस में उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी, जिसके बाद सिंधु देश का मूवमेंट थोड़ा कमजोर पड़ गया। साल 1992 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने गुलाम मुर्तजा सईद को अरेस्ट कर जेल में डाल दिया और 25 अप्रैल 1995 को कराची में कैद के दौरान ही उनकी मौत हो गई। आज सिंध में जीए सिंध कवामी महज, JSQM, वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी SLA और जीए सिंध तहरीक जैसी कई प्रो सिंधु देश ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद है जो सिंधु देश की मांग को जिंदा रखे हुए हैं। इनमें JSQM जैसे संगठन नॉन वायलेंट इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करते हैं, जबकि सिंधु देश लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप्स एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी अपनाते हैं। आज भी सिंध में 25 अप्रैल यानी गुलाम मुर्तजा सईद की मौत के दिन उनके समर्थक भारी प्रदर्शन करते हैं और अपने लिए सिंधु देश की मांग को दोहराते हैं। भले ही आज तक सिंधु देश की मांग पूरी नहीं हो सकी है, लेकिन सिंधु देश एक विचार है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत और दुनिया भर में फैले सिंधीज का एक सपना है, जिसे उन्होंने अपने सीने में जिंदा रखा है। कुछ दिन पहले भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सिंधी सोसाइटी द्वारा आयोजित एक इवेंट में ये कहकर सिंधु देश को चर्चा में ला दिया कि आज भले ही सिंध की धरती भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक जमीन का सवाल है तो सीमाएं बदल भी सकती है और हो सकता है कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। एक्स वाइस प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी की बुक का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि सिंधी हिंदूज आज तक सिंध को भारत से अलग करने की बात को कबूल नहीं कर पाए हैं। इससे पता चलता है कि भारत आज भी सिंध प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। इसकी एक झलक भारत के नेशनल एंथम में भी दिखती है, जहां आज भी सिंध को इंडिया के एक इलाके के रूप में जगह दी गई है। अगर आपको सिंध की ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो आपको बलोचिस्तान की कहानी भी जरूर जाननी चाहिए कि आखिर कैसे पाकिस्तान का एक और हिस्टोरिक रीजन अपनी आइडेंटिटी, रिसोर्सेज और ऑटोनॉमी के लिए दशकों से